Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टाइटल है प्लास्टिड्स। बेसिकली जब हम प्लास्टिड्स की बात, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, जब हमने इनको डिस्कस किया तो सबसे पहले हम एक कॉमन चीज़ डिस्कस करते हैं कि उन ऑर्गेनेली को नाम किस वजह से दिया गया। बेसिकली प्लास्टिड्स का जो नाम दिया गया, प्लास्टिड्स का लफ्ज़ी मतलब है शेप। तो ये प्लास्टिड्स वो स्ट्रक्चर है जो यूजली प्लांट में पाए जाते हैं और प्लांट की शक्ल सूरत को बनाने में बड़ी हेल्प करते हैं। शक्ल सूरत से क्या मुराद है, उसके कलर को बनाने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो इस वजह से इनको कहा जाता है ये प्लास्टिड्स हैं। अर्नेस्ट हैकल सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने ये टर्म इस्तेमाल की इन स्ट्रक्चर के लिए। अब ये प्लांट को कलर क्यों देते हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है। बेसिकली इनके अंदर मखसूस किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनको पिगमेंट्स कहा जाता है, और ये पिगमेंट्स मेम्ब्रेन के अंदर लगे होते हैं। तो ये बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं और जिसके अंदर पिगमेंट मौजूद होते हैं। मोस्टली का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि प्लास्टिड की एक कैटेगरी ऐसी भी है जो नॉन पिगमेंटेड है, कि वो पिगमेंट्स नहीं रखती, उसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है, पहली प्रॉपर्टी। इनमें यूजली पिगमेंट्स होते हैं और ये सेल में पाए जाते हैं, और सेल सिर्फ किसके होंगे, प्लांट्स के और कुछ एल्गी वगैरह के। ठीक है, तो आपकी ने इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा जहन में रखना है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है, पिगमेंट कंटेनिंग है। पिगमेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करके कलर बनाते हैं, उनको पिगमेंट्स कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं दे आर द कलर्ड सब्सटेंसेस, ये कलर्ड सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, और सिर्फ ये किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। आगे इनकी तीन बड़ी टाइप्स हैं, उनको आज हमने डिस्कस करना है। तो मेन जो टाइप है वो क्लोरोप्लास्ट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनेली को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम रीजन देखते हैं कि उसको नाम क्यों दिया गया है। तो क्लोरोप्लास्ट को नाम देने की वजह क्या बनी, एक तो ये प्लास्टिड है, यानी प्लास्टिड मेन ग्रुप है, ये प्लास्टिड की टाइप है, इस वजह से प्लास्ट का वर्ड इस्तेमाल किया। क्लोरो, इसमें क्लोरोफिल होता है, इस वजह से इसको क्लोरोप्लास्ट कहा गया। यानी आप कह सकते हैं प्लास्टिक कंटेनिंग क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ग्रीन पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, कंटेनिंग ऑर्गेनेली है, इसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यानी मेम्ब्रेन बाउंड है पहली प्रॉपर्टी, दूसरा इसमें ग्रीन पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें मेम्ब्रेन है, क्लोरोफिल है, इसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल क्या है बेसिकली, तो क्लोरोफिल के बारे में ये 4 पॉइंट है जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले ये ग्रीन कलर का होता है। अब ये ग्रीन कलर का क्यों होता है, इसके रीजन हम चैप्टर नंबर 11 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हर लाइन एक अलग से एमसीक्यूज बनती है, ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तीसरा, इसने लाइट को एब्जॉर्ब करना है और फिर क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, इस लाइट को इस्तेमाल करके फूड तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन पिगमेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इस लाइट को यूटिलाइज किया जाता है फूड को बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस पोर्शन से कि जब हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप है। बेसिकली आपने थोड़ा सा जहन में रखना है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, हीम और ग्लोबिन्स। ग्लोबिन्स प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है और हीम आयरन कंटेनिंग पार्ट है। ये क्या है, आयरन कंटेनिंग पार्ट। तो ये जो हीम है, यानी हीम सारा हीमोग्लोबिन नहीं, सिर्फ जो हीम है इसका स्ट्रक्चर और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा है। जैसे आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा कि 2 हमारे पास केमिकल्स दिए गए हैं, एक क्लोरोफिल है, एक आप कह सकते हैं हीम ग्रुप है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आ रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस
वो इनके सेंट्रल एटम का है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो एक में जो सेंट्रल एटम है वो मैग्नीशियम है और दूसरे के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो आयरन है। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा है लेकिन सिर्फ इस सेंट्रल एटम का फर्क है। तो आप कह सकते हैं कि हीम ग्रुप और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा है लेकिन सेंट्रल एटम डिफरेंट है। तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेंट्रल एटम मैग्नीशियम आयन हो वो क्लोरोफिल कहलाता है और वो स्ट्रक्चर जिसमें सेंट्रल एटम आयरन हो वो हीम कहलाता है। आगे इन दोनों के फंक्शन का भी फर्क है कि इसने लाइट को एब्जॉर्ब करना है और इसने ऑक्सीजन को बाइंड करना है और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करनी है। तीसरा डिफरेंस भी लिखा जा सकता है कि ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ये हीमोग्लोबिन में होते हैं और हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में होता है। ये प्लांट्स में पाया जाता है, ये एनिमल में पाया जाता है। तो एक डिफरेंस और बन सकता है। तो बहरहाल जब डिफरेंस का पूछा जाए कम से कम 2 से 3 डिफरेंस आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी लिखने होते हैं। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका साइज वेरी करता है बिटवीन 4 to 6 माइक्रोमीटर। 4 माइक्रोमीटर से लेकर 6 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। उसके बाद जब हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट को, तो क्लोरोप्लास्ट का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नजर नहीं आता, यानी हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बड़ी वैरायटी है, यानी काफ़ी सारे छोटे छोटे वेजिकल्स नज़र आते हैं, कुछ एलोंगेटेड नज़र आते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर है और इस हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर के अंदर फ्लूइड भरा नज़र आता है और उस फ्लूइड के अंदर छोटे छोटे वेजिकल घूमते हुए नज़र आते हैं। इन छोटे छोटे वेजिकल्स को ग्रेना कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं ये एक वैरायटी रखने वाला स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, इस स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स फिरते हुए नजर आते हैं जिनको ग्रेना कहा जाता है और ये ग्रेना अंदर एक फ्लूइड के अंदर इम्बेड होते हैं। मैट्रिक्स जो मटेरियल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है उसको फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है उसको मैट्रिक्स कहा गया है यहाँ। तो इसमें छोटे छोटे वेजिकल फिरते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब हम इसी क्लोरोप्लास्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो यहाँ इसके डिफरेंट कंपोनेंट नजर आते हैं। इन्वेलप जो आउटसाइड पे होता है और ये आपने याद रखने की ये डबल मेम्ब्रेन है। स्ट्रोमा ये फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद जो थैलाकॉइड ये छोटे छोटे सिक्कों की तरह, जैसे जस्ट लाइक ए कॉइन्स, सिक्कों की तरह के छोटे छोटे दाने होते हैं और वो दाने जब इकट्ठे होते हैं तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है जिनको ग्रेनम कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं ये छोटे छोटे सिक्के जब इकट्ठे किए गए तो ग्रेना बनता है और एक सिक्के को आप थैलाकॉइड कहते हैं और इन ग्रेनम को जोड़ने वाले पार्ट को इंटरग्रेनम कहा जाता है। तो इनकी डिटेल हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले इन्वेलप क्या होते हैं। इन्वेलप का लफ्ज़ी मतलब है कवरिंग। जैसे हमारे जो कपड़े हैं ये भी इन्वेलप है ह्यूमन बॉडी का। तो इन्वेलप का लफ्ज़ी मतलब होता है कवरिंग। तो इसकी जो कवरिंग है वो डबल मेम्ब्रेन है, इसमें 2 मेम्ब्रेन है। उसके बाद आ जाती है दूसरी जो पार्ट है वो स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा को डिफाइन आप कैसे करेंगे? जो क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड है वो स्ट्रोमा कहलाता है। उसके बाद दूसरी चीज, स्ट्रोमा जो मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट का वॉल्यूम है, यानी आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो स्ट्रोमा का है। इट कवर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और इसका आगे ये स्ट्रोमा इर्द गिर्द किसके मौजूद होते हैं? इन वेजिकल्स, छोटे छोटे वेजिकल्स के इर्द गिर्द मौजूद होता है। ठीक है, इट्स अराउंड द थैलाकॉइड्स। ये जो थैलाकॉइड्स के ग्रुप हैं उनके इर्द गिर्द जो फ्लूइड फिर रहा है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। आगे स्ट्रोमा का फंक्शन क्या है? स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का वो हिस्सा है जहां फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है। ये अपने थोड़ा सा जहन में रखना है। फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है, इसको केल्विन साइकिल भी कहा जा सकता है। और केल्विन साइकिल वो प्रोसीजर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको आप कह सकते हैं जो स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट का वो हिस्सा है वियर
कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स टू फॉर्म शुगर। ये जो कार्बन फिक्सेशन का वर्ड है ये फूड सिंथेसिस के एतबार से इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और उसके फिक्सेशन के बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो उससे चीज़ बनती है, वो शुगर कहलाती है, कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। तो आपने यहाँ जहन में रखना है कि स्ट्रोमा के अंदर चूंकि डार्क रिएक्शन हो रहा है, केल्विन साइकिल हो रहा है, वो सारे एंजाइम्स जिसने डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल को मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है, वो सारे एंजाइम, वो सारे कोएंजाइम, वो सारे इनऑर्गेनिक साल्ट स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं और वो सारी चीज़ें मिलके कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर रही हैं? फूड यानी शुगर में कन्वर्ट कर रही हैं। उसके बाद थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड फ्लैटेंड वेसिकल्स है, फ्लैटेंड बिल्कुल सिक्कों की तरह छोटे छोटे वेसिकल्स हैं और ये जब अरेंज होते हैं ये ग्रैना बनाते हैं, अरेंज होते हैं ये ग्रैना बनाते हैं। अच्छा, ग्रैना क्या है? थैलाकॉइड का गुच्छा ये ग्रैना कहलाता है। पाइल कहते हैं गुच्छे को, पाइल ऑफ थैलाकॉइड। और ये जो स्टैक ओवर, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज होते हैं जैसे काफ़ी सारे सिक्के लें और उसको एक दूसरे के ऊपर रख दें, तो वो जो एक आप कह सकते हैं सिक्कों का ग्रुप बनेगा जो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, ये आप कह सकते हैं ये इसी तरह अरेंज होते हैं और अरेंज होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ग्रैना कहलाते हैं। और एक ग्रैना में 50 या 50 से ज़्यादा थैलाकॉइड हो सकते हैं। आगे ग्रैना को ग्रैना क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ग्रीन इन कलर होता है। बेसिकली ग्रीन इन कलर क्यों होता है? क्योंकि ये जो थैलाकॉइड का ग्रुप है जिसने मिलके आप कह सकते हैं ग्रैना बनाया है, उस थैलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके ऊपर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लगा होता है और क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था ये ग्रीन कलर का है। तो ये जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं जो थैलाकॉइड की सरफेस पे लगे हुए हैं और उन्हीं थैलाकॉइड की मिलने से ग्रैना बनता है। ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर ग्रैना का बनता है ग्रीन है। ग्रैना इसी वजह से इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये ग्रीन इन कलर होते हैं। फंक्शन क्या है? चूंकि इसके ऊपर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल लगे होते हैं ग्रैना के ऊपर, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ एक MCQs, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है जो ही लाइट एब्जॉर्ब होती है इससे फौरन फूड नहीं बनता, बल्कि ये पहले ATP में कन्वर्ट होती है, फिर ATP की एनर्जी फूड को बनाने के अंदर, क्योंकि फूड को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो ATP की एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो इस वजह से बुक में मेंशन किया गया है जो ग्रैना है वो जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो क्लोरोप्लास्ट या थैलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो उस लाइट को कैप्चर करके उससे पहले ATP बनाती हैं। वो ATP मूव करके आती है स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा में उस ATP की एनर्जी को निकाल के फूड बनाया जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ थोड़ा सा MCQs के हवाले से थोड़ा सा जहन में रखना है कि लाइट एनर्जी पहले ATP में कन्वर्ट होती है, फिर ATP आगे फूड में कन्वर्ट होता है। इंटरग्रैनम क्या है? दो ग्रैनम को जोड़ने वाला जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो इंटरग्रैनम कहलाता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने डिस्कस किया था कि हर वो ऑर्गेनेली जिसके पास अपना DNA हो, जिसके पास अपनी राइबोसोम हो और वो प्रोटीन खुद बना सकती है, तो वो अपने काम भी खुद कर सकती है, अपनी बॉडी भी खुद बना सकती है, अपने फंक्शन भी खुद परफॉर्म कर सकती है और इवन अपनी कॉपी भी खुद बना सकती है। तो ये जितनी भी बातें हैं ये चूँकि खुद परफॉर्म करती है, इस वजह से इसको कहा जाता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। और इसके पास जो DNA है ये सर्कुलर DNA है। सर्कुलर DNA क्यों है ये आगे एक हम लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था कि हम एक थोड़ी सी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे 3-4 लेक्चर बाद, जिसको हम कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी बना है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट भी बना है। तो उसी वजह से फिर इनके अंदर जो DNA है वो सर्कुलर है। तो उसी थ्योरी में सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। उसके बाद चूंकि ये राइबोसोम और इनका DNA सर्कुलर होता है और ये प्रोटीन्स बनाते हैं और जो प्रोटीन बनाते हैं वो अपने काम खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी प्लास्टिड की टाइप है क्रोमोप्लास्ट। तो जब भी कोई ऑर्गेनेली कोई भी वर्ड्स इस्तेमाल हो बायो के अंदर, सबसे पहले अगर आप उस वर्ड्स के ऊपर गौर करें तो कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ पोर्शन क्वेश्चन का ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, क्रोमो कलरफुल को कहा जाता है। क्रोमो किसको कहा जाता है? जो रंगीन चीज हो वो क्रोमो कहलाती है। इससे से क्रोमोसोम निकला है कि वो रंगीन कुछ रंग के जरिए से नजर आते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट
क्रोमोप्लास्ट यानी ऐसे प्लास्टिड जो कलरफुल हों। अब ग्रीन क्लोरोप्लास्ट भी कलरफुल हैं, तो इस वजह से जब हम इसको डिफाइन करते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा आंख बंद करके प्लांट को अपने तस्वुर में लेके आए तो आपको जहन में आएगा कि प्लांट ग्रीन नज़र आते हैं। तो प्लांट में ज़्यादातर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन जो ही आप उसके फ्लावर्स के ऊपर गौर करेंगे, जो ही आप उसके फ्रूट्स, वो फ्रूट जो पक चुके हैं उन पे गौर करेंगे, तो आपको वो डिफरेंट कलर्स के नज़र आएंगे। तो जो प्लांट के स्ट्रक्चर में डिफरेंट कलर नज़र आता है अदर देन ग्रीन, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो दो स्ट्रक्चर यूजुअली आम तौर पे कलरफुल नज़र आते हैं। एक तो आप कह सकते हैं जो फूल हैं उनकी जो पत्तियाँ हैं, पेटल्स जिनको कहा जाता है, पेटल्स वो कलरफुल होती है, मुख्तलिफ कलर की, रेड भी हो सकती है, आप कह सकते हैं ब्राउन भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, मुख्तलिफ कलर की होती है। इसी तरह जो फ्रूट्स हैं, जो राइपन फ्रूट हैं, जो पक चुके हैं, क्योंकि अक्सर जो फ्रूट कच्चा होता है, ठीक है, जो अभी नया बना होता है वो अक्सर ग्रीन होता है, जैसे कच्चा आम और पक्का आम दोनों के कलर में फ़र्क है। तो यहाँ राइपन फ्रूट की बात हो रही है। तो क्रोमोप्लास्ट द इम्पार्ट का मतलब होता है देना। तो इनकी वजह से प्लांट को कलर मिलेगा, लेकिन अदर देन ग्रीन के अलावा। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? दो चीज़ें हैं जिनके कलरफुल होने का आपने भी मुशाहिदा किया होगा, एक पेटल्स ऑफ फ्लावर और एक राइपन फ्रूट, पका हुआ फल। राइपनिंग का मतलब है पका हुआ फल। उसके बाद इनका फंक्शन है, प्लांट को चूँकि खूबसूरत बनाते हैं और इनकी खूबसूरती की वजह से इनके पास इंसेक्ट आते हैं, इनके पास एनिमल्स आते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब उनके पास इंसेक्ट आते हैं तो फ्लावर अपने पोलन ग्रेन उसके साथ अटैच कर देता है। जब वो इंसेक्ट दूसरे प्लांट के पास चले जाते हैं तो पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जहाँ एक प्लांट का पोलन दूसरे प्लांट पर जा रहा है, इसको हम कहते हैं पोलिनेशन। इसी तरह आप कह सकते हैं जब इंसेक्ट इनके पास आते हैं तो बाज़ दफ़ा जो प्लांट के बीज हैं वो आप कह सकते हैं इंसेक्ट की बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। जब इंसेक्ट के साथ साथ वो दूर कहीं जाके गिर जाते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड, कि सीड का मुंतशिर होना, जो बीज है वो बिखर जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? प्लांट अपने मेंबर्स को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला देता है। और ये जो प्रॉपर्टी हर स्पीशी की ख्वाहिश होती है कि हर स्पीशी अपने मेंबर की तादाद को बढ़ाए भी सही और उसको पूरी दुनिया में फैलाए भी सही। उसकी वजह यह है, हर स्पीशी की कोशिश होती है उसके मेंबर सारे के सारे एक जगह ना रहे। उसकी वजह यह है, अगर एक जगह मौजूद हैं और वहाँ का इन्वायरमेंट सपोज अनफेवरेबल हो जाता है तो वो सारे मेंबर मर जाएंगे और उसकी स्पीशी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से हर स्पीशी की कोशिश होती है अपने मेंबर्स को दुनिया में फैलाती है। तो इसी वजह से प्लांट भी अपने सीड को डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं कि ताकि उसके मेंबर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाएं। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, हमने कहा था कि ज़्यादातर प्लास्टिड पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं, लेकिन सारे नहीं। ये वो ग्रुप है जो नॉन पिगमेंटेड है, इस वजह से ये कलरलेस है। ठीक है, कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता और ये यूजली अंडरग्राउंड होते हैं। और बेसिकली जो पार्ट यूजली अंडरग्राउंड होते हैं उनका वैसे भी कोई कलर नहीं होता, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं पहुँच रही होती, और जब किसी जगह लाइट नहीं पास करती तो यूजली पिगमेंट्स कोई कलर नहीं बनाते। शेप ये ट्रायंगुलर भी हो सकती है, यानी 3 कोनों वाले भी होते हैं अक्सर, या ट्यूबुलर शेप होती है। आगे इसका फंक्शन ये है कि स्टोर्ड फूड, और ये प्लांट की प्रॉपर्टी है। प्लांट हर वो चीज़ जिसके अंदर खाली जगह है और उसका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है प्लांट के अंदर, तो प्लांट उसमें चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे वैक्यूल का हमने पढ़ा था कि अंदर आप कह सकते हैं खाली होता है तो प्लांट काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डालना शुरू कर देते हैं। तो प्लांट मुख्तलिफ जगहों पे फूड स्टोर करता है, उनमें से एक जगह ल्यूकोप्लास्ट भी है। तो ये प्लास्टिड का टॉपिक है। तो इसमें से जो क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, और क्रोमोप्लास्ट और जो ल्यूकोप्लास्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है वो है न्यूक्लियस, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.